हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, कल की क्लास के बाद आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कार्बन है उससे संबंधित जो हमने मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा तो 4 प्रकार के कंपाउंड पढ़ते हैं, उनमें ये लास्ट टॉपिक आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को यदि IUPAC में जाना जाए तो उसे IUPAC में कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, यानी इसे मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है। मेथेन का व्युत्पन्न कैसे? इसका जो सूत्र होता है वो CCl4 होता है और मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसे कार्बन का व्युत्पन्न इसलिए माना जाता है क्योंकि 4 हाइड्रोजन के स्थान पर 4 क्लोरीन आ जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, अर्थात मेथेन का व्युत्पन्न इसको माना जाता है। और सूत्र भी आप इसका ध्यान रखेंगे, इसको CCl4 कहा जाता है, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। हमारा जो यहाँ टॉपिक रहता है वो टॉपिक रहता है इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका विरचन कैसे किया जाता है। तो हमारे पास इसके विरचन करने की 2 विधियाँ आती है। दोनों विधियों में सबसे पहली विधि जो आती है वो आती है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो जो पहली विधि आती है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र आप सभी जानते हो, उसका सूत्र होता है CHCl3। और जब इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है Cl2 गैस के साथ, सूर्य प्रकाश hν हाइपर वोल्टेज जो इसमें रखा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर बना लेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और शेष क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CCl4। और CCl4 ही आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात टेट्राक्लोरोमेथेन कहलाता है। तो इसकी जो पहली विधि है वो आपके सामने रहती है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। और आप इसको सेपरेट यदि करते हैं तो हम जानते हैं जब CH4 का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है CHCl3, फिर होता है CH2Cl2, फिर होता है CHCl3 और फिर होता है CCl4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब मेथेन का क्लोरीनीकरण किया जाता है उस समय हमें 4 प्रकार के यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है, जहां आसवन द्वारा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को अलग कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ एक विधि को ध्यान में रखें तो उस विधि का नाम है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, जिसमें क्लोरोफॉर्म का हम क्लोरीनीकरण करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण की पहली विधि के बाद दूसरी विधि आती है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कार्बन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र जो होता है वो होता है CS2। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 इसका जो सूत्र होता है उसकी हम किस प्रकार क्लोरीनीकरण करवाते हैं, हमें इसमें Cl2 के साथ क्रिया करवानी होगी, वही आपके पास सूर्य प्रकाश होगा। इसमें क्या होगा, क्लोरीन किस प्रकार लेवें, तो यहाँ हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए 4 क्लोरीन की आवश्यकता तो होती है, इसलिए सबसे पहले हम इसको CCl4 बना देते हैं। फिर यहाँ बन जाएगा H2Cl2। H2Cl2 होता है सल्फर क्लोराइड। क्या होता है? सल्फर क्लोराइड। हमें क्लोरीन चाहिए 4 और 2 6। 6 का मतलब है हमें इसके कितने अणु लेने होंगे? 3 अणु। अब आप वापस देख सकते हो, हमने इसके 3 अणु लेने हैं। लेने पर हमें पता है कि क्लोरीन 6 हो जाते हैं। 6 में से 4 क्लोरीन इस कार्बन के साथ मिलकर CCl4 बना लेते हैं और शेष 2 क्लोरीन इस H2 के साथ मिलकर H2Cl2 बना लेते हैं, और ये आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। साथ ही हमें यहाँ पर आधिक्य में यदि लिया जाए, यानी CH2 को आधिक्य में लिया जाए, तो ये जो है कंपाउंड बना है CH2Cl2 वो भी अंतिम रूप से कार्बन टेट्राक्लोराइड में बदल जाएगा, और सल्फर जो होगा वो अपचयित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, जैसे H2Cl2 है, ये H2Cl2 फिर CH2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ आपके पास कार्बन है और यहाँ क्लोरीन 2 है, हमें क्लोरीन 4 चाहिए, इसलिए हम इसके कितने अणु ले लेते हैं? 2। तो 2 दूनी 4 क्लोरीन इस कार्बन के साथ मिलकर CCl4 में बदल जाते हैं। अब हमारे पास क्लोरीन भी गया, कार्बन गया, केवल सल्फर बचता है। तो सल्फर कितना है? 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने? 6, यानी 6 सल्फर इस अभिक्रिया में बाहर निकल जाते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड
का क्लोरीनीकरण जब किया जाता है तो पहली रिएक्शन में भी आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही प्राप्त होता है, और इसकी दूसरी रिएक्शन में जो सह उत्पाद बना है उसका फिर से कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन टेट्राक्लोराइड अंतिम रूप से प्राप्त होता है और आपको सल्फर अपचयित मिलता है। तो विद्यार्थियों, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की ये दोनों विधियां अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। हमारा इस नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणधर्म। तो हम भौतिक गुणधर्मों को देखते हैं। तो भौतिक गुणधर्म इसमें 2-3 ही है, वो आप इस प्रकार नोट कर सकते हो। सबसे पहला इसका जो भौतिक गुणधर्म होगा वो सबसे पहला ये होगा कि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो रंगहीन होती है, साथ ही रुचिकर गंध युक्त होती है। हमें इसको सूंघने में ये रुचिकर होती है, रुचिकर इसकी गंध होती है। साथ ही हम ये कहेंगे ये वाष्पशील होती है, यानी वाष्प अवस्था में ये पाई जाती है। दूसरा, यदि इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये अज्वलनशील द्रव्य होता है, अज्वलनशील द्रव्य, यानी ये आग नहीं पकड़ता है। और यदि इसके तीसरे भौतिक गुणधर्म की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायक में विलय होता है, कार्बनिक विलायक में विलय होता है। और यदि हम इन कार्बनिक विलायकों की बात करें तो जैसे एल्कोहल ROH है, इथर है ROR, इनमें यह घुलनशील होता है। तो भौतिक गुणधर्म इसके सामान्यतः 3 रहते हैं कि रंगहीन, रुचिकर गंध और वाष्पशील अवस्था में ये पाया जाता है। साथ ही द्रव अवस्था में ये अज्वलनशील होता है, आग नहीं पकड़ता है। जल में ये अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल और ईथर में ये घुलनशील होता है। तो अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइडों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होता है वो आप यहाँ एक स्ट्रक्चर द्वारा देख सकते हो। यहाँ पर होने वाली मुख्य जो 6 रिएक्शन है, हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर जो 6 रिएक्शन दिख रही है इस स्ट्रक्चर में, मैंने यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक अभिक्रियाएं जो होगी वो मुख्य 6 रिएक्शन को यहाँ एक चार्ट में दर्शाया है, जो आपके सामने प्रूफ के रूप में रहेगा। लेकिन प्रत्येक की एक रिएक्शन हम यहाँ सीखेंगे और देखेंगे किस प्रकार इसको बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है इसकी भाफीय जल अपघटन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भाफीय जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ भाफीय जल अपघटन में। तो पहले रिएक्शन के आधार पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने जल के साथ इसका अपघटन किया और हमें इस समय तापमान जो होगा वो लगभग लेना होगा 775 केल्विन, 775 केल्विन। और यहाँ जो जल है वो भाप के रूप में होगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर यहाँ जल की वाष्प अर्थात भाप ही होगी। और इस समय क्या होगा, ये किस प्रकार बदलेगा उसमें हमें देखना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भाप के साथ जल अपघटन करके फॉस्फिन गैस बनाता है। फॉस्फिन गैस का सूत्र होता है COCl2। यह है आपके फॉस्फिन गैस COCl2, जो हमारे पीछे की रिएक्शनों में भी कहीं बनी थी, शायद आपको पता होगा। और यहाँ 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिलकर बना लेते हैं HCl के 2 अणु। तो अभिक्रिया संतुलित है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो क्लोरीन 4 है, 2 क्लोरीन यहाँ हो गए 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। यानी साधारण सी बात है कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर 2HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। शेष 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 क्लोरीन मिलकर COCl2 बना लेते हैं, जिसे फॉस्जीन गैस कहते हैं। और फॉस्जीन गैस विषैली गैस होती है, जिसको ज़्यादा सूंघ लेने पर मृत्यु तक हो सकती है। इसे हम कहते हैं फॉस्जीन विषैली गैस। ये है आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड की पहली रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हमने भाफीय जल अपघटन के नाम से जाना है। अब हमारी इसमें जो सेकंड विधि रहती है वो होती है जलीय केवच से इसका जल अपघटन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आइए इसकी दूसरी विधि भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरी विधि के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने 4KOH जलीय KOH लिया है। इसमें क्या होगा, यहाँ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एक मुख्य प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है
K2CO3 और इसमें आपके 2KCl बाहर निकल जाते हैं और HCl भी इसमें से बाहर निकल जाता है। 2 HCl और एक जल का अणु इसमें बनता है। कैसे बना है, आइए अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, KOH जो होता है वो K+ और OH में टूटता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 4 KOH में से 4 OH प्राप्त हुई है। हमें 4 OH में से क्या करेंगे, 2 OH जो है उसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा जो हमने यहाँ पर रखा है। शेष हमारे पास पोटेशियम 4 है, 4 पोटेशियम में से 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन के साथ मिलकर बना लेगा 2KCl, ठीक है। शेष हमारे पास बच गए पोटेशियम 2 पोटेशियम का मतलब हो गया K2। इसका मतलब 4 पोटेशियम हमारे काम आ चुके हैं, 2 तो K2 में और 2 KCl में चले गए हैं K2। हमारे पास यहाँ बच गया C, ये C। अब क्या हुआ, यहाँ कार्बन जो क्लोरीन है उसमें से 2 क्लोरीन पोटेशियम के साथ मिलकर कैल्शियम के रूप में, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में निकल चुकी है। शेष 2 क्लोरीन अभी बाकी है। बाकी का मतलब क्या होगा, आइए देखते हैं। अभी भी हमारे पास OH कितने शेष है, 2 और शेष है, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 2 ही काम में लिए, एक जल का अणु निकाला है। यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन के साथ ये दोनों क्लोरीन HCl बना लेगी, यानी ये भाग अलग हो जाएगा। 2 क्या निकल गए, HCl। अब आप सही देखोगे तो क्या हुआ है, 2 और 2 यानी चारों के चारों क्लोरीन कंपाउंड के रूप में बाहर निकल चुकी है, यानी यहाँ पर क्लोरीन अब कुछ नहीं है। शेष आगे बात करते हैं। हमारे पास पोटेशियम 4 है, जिनमें से 2 पोटेशियम यहाँ आ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ बचा एक कार्बन और यहाँ बच गए 2 ऑक्सीजन। और यहाँ ध्यान दें, 2 OH में से जब जल निकलता है तो 1 ऑक्सीजन बचती है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी बच गई, 1 2 3। तो 3 का मतलब है कार्बन के साथ मिलेगी तो हो जाएगा CO3। तो 2 पोटेशियम और CO3 मिलकर K2CO3 का निर्माण करते हैं। और ये K2CO3 जो है इसे हम कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। और एक बात का यहाँ पर ध्यान देंगे, पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है इसमें कार्बोनेट की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है और पोटेशियम की होती है +1। इसलिए -2 को पूरा करने के लिए हमें इसके कितने अणु चाहिए, 2। ये 2 आगे लग जाएंगे तो हो जाएगा K2CO3। इसलिए यहाँ पर पोटेशियम के कितने अणु आए हैं, 2 अणु आए हैं। तो ये इसकी दूसरी विधि जो रहती है वो आपके सामने है। तो विद्यार्थियों, हमारी तीसरी विधि आती है इसमें राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आइए इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है वो इसमें रिएक्शन करेगा आपके फिनॉल से। किससे करेगा, फिनॉल से। और फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है बेंजीन वाले पर OH समूह जुड़ा होना। और साथ ही यहाँ पर एक सार लेंगे हम, उस सार में लेते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और इसके अणु लेते हैं 4। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 4 क्लोरीन 4 पोटेशियम मिलकर 4 KCl यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ शेष बच गए 4 OH समूह। उन 4 OH समूह को मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से जल का अणु और यहाँ से भी जल का अणु, टोटल रूप से जल के अणु कितने निकल जाते हैं, 2 इसमें से बाहर निकल जाते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पर शेष रह जाती है। अब क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन चला गया है, यहाँ से पोटेशियम चला गया है, जो हाइड्रोक्साइड है OH समूह उसमें से 2 जल के अणु निकल चुके हैं। अब जो कंपाउंड बनेगा उत्पाद के रूप में, वो कंपाउंड क्या रहेगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो फिनॉल है वो ये रहा फिनॉल। अब क्या होगा, ये जो कार्बन शेष है वो इसकी स्थिति पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन, फिर ये दोनों ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएंगे और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो इसके आगे प्रतिस्थापित हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसके आगे प्रतिस्थापित हो जाता है, तो COH समूह इस पर जुड़ जाता है और इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। किस नाम से जानते हैं इसको, सैलिसिलिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। और इसको IUPAC पद्धति या दूसरी पद्धति में यदि हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा, वो भी आप ध्यान रखेंगे। यदि हम इसको छोड़ दें तो इस भाग को कहते हैं बेंजीनोइक अम्ल। जब बेंजीन पर COOH समूह जुड़ा होता है तो उसे बेंजीनोइक अम्ल कहा जाता है। तो देखिएगा, इस बेंजीनोइक अम्ल के इस स्थिति से ये ऑर्थो स्थिति है, तो ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक अम्ल।
तो विद्यार्थियों इसकी जो फोर्थ रिएक्शन आती है वो आती है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो उपस्थित देते हैं आयरन प्लस H2O, तो यहाँ पर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा CHCl3 प्लस Hi। तो इस रूप में आप ये देख सकते हो कि जब क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है या हमें जब क्लोरोफॉर्म को बनाना होता है तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया या उसका अपचयन कर सकते हो Fe प्लस H2 की उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब हम इसकी बात करते हैं पांचवी विधि। पांचवी जो अभिक्रिया आती है वो आती है HF के साथ अभिक्रिया। HF के साथ अभिक्रिया करके हम देखते हैं तो CCl4 जब HF के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें अणु 2 लेते हैं और इस समय क्या होगा, 2Cl 2H के साथ मिलकर 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपके CCl2 और यहाँ 2 क्लोरीन बच के हो जाएगा F2। ये जो होता है इसे हम कहते हैं फ्रियोल 12। और यहाँ ये ध्यान देंगे कि ये फ्रियोल जो 12 होता है वो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये है इसका फ्रियोल नाम कैसा हुआ है, कैसे हुआ है, ये जो टॉपिक है वो हमारी अगली क्लास में रहेगा CFC के नाम से। उस टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्रियोन सीरीज का नामकरण कैसे किया जाता है, उसका एक मेथड होता है, उसको हम पूरा वहां देखेंगे। इससे रिलेटेड आप एक चीज का और यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि जो CFC होती है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक प्राविण्य प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए जीवन रक्षक का कार्य करती है और इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है CFC। और हम डेली यूज में लेने वाली AC और रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज होते हैं उनसे निकलने वाली CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो कम से कम ओजोन CFC उत्पादन करने वाले यंत्रों और सामान का हमें यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसकी छठी रिएक्शन एसिटिलीन डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन। वो रिएक्शन हम यहाँ न पढ़ के अगली क्लास से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि है, वो त्रुटि हम आगे सुधारेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।